ओके, वेलकम बैक। स्वागत है आपका टीचर इंडिया यूट्यूब चैनल पे हमारे। लाइक शेयर सब्सक्राइब, कुछ सजेशन है तो कमेंट। बातचीत करते हैं। हम बातचीत करना शुरू किए थे, वेदांगों की शिक्षा हो गया था। कल्प में बातचीत कर रहे थे तो कल्प में 3 सूत्र मिले थे। 3 सूत्र में गृह सूत्र में जिनका जिक्र था वो क्या थे? 16 संस्कारों का। उन 16 संस्कारों के जिक्र में से हम बातचीत करते हैं कि होते क्या थे। एक छोटी छोटी आउटलाइंस नाम लिखे हुए हैं, एक बार मैं शास्त्रीय निगाह से पढ़ देता हूँ, उसके बाद में इनका जिक्र करता हूँ क्या क्या होता था। ये सबसे पहले गर्भाधान, पुंसवन, सीमांतोन्नयन, जात कर्म, नामकरण, उसके बाद निष्क्रमण, अन्नप्राशन, मुंडन, कर्ण भेदन, विद्यानयन, उपचयन, और उसके बाद वेद का आरंभ करना, वेदारंभ, समावर्तन, विवाह, वानप्रस्थ, और बाद में सबसे बाद में अंत्येष्टि। इंसान की शुरुआत से लेकर के आखिरी तक उसके मरने के बाद की जो परंपरा है वहाँ तक के पूरा का पूरा किस तरह से वो समाज में जिएगा, कौन कौन से संस्कारों को पूर्ण करेगा, किस उम्र में, वो सारी चीज़ों का जिक्र किया गया है। संस्कार नाम दिया गया इनको। तो सबसे पहले नाम जो जिसका है वो क्या है? गर्भाधान। गर्भाधान में क्या होता है? गर्भाधान में जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। जाइगोट हिंदी में बोलते हैं युग्मनज। बायो के स्टूडेंट होंगे तो समझ रहे होंगे। जाइगोटिक फॉर्मेशन होता है, युग्मनज बनता है। उस प्रारंभिक अवस्था को जहां से शुरू हुआ है भ्रूण बनना, उसको एक संस्कार नाम दे दिया गया। कौन सा संस्कार दे दिया? गर्भाधान। अब वो गर्भस्थ है। इसके बाद में पुंसवन। ये पुंसवन में भ्रूण की रक्षा के लिए संस्कार किया जाता है। पुंसवन में क्या किया जाता है? भ्रूण की रक्षा के लिए इस संस्कार को पूरा किया जाता है। इसका एक विधि विधान होता है हिंदू रिलीजन में। सीमांतोन्नयन की बातचीत करें तो सीमांतोन्नयन की बात भ्रूण की रक्षा के लिए हो गया। ये मैं लिख देता हूँ, कन्फ्यूजन ना रहे। ये भ्रूण की रक्षा के लिए होता है और ये भ्रूण की मानसिक विकास के लिए होता है, मानसिक डेवलपमेंट के लिए होता है। मानसिक भ्रूण के मानसिक विकास के लिए, वो रक्षा के लिए है और ये मानसिक विकास के लिए है। इसके बाद में जिस चीज़ की बात आती है, जात कर्म। जात कर्म में क्या होता है? पिता बच्चे को शहद चटाता है। पिता बच्चे को शहद चटाता है और आशीर्वाद देता है। जगह कम है, लिखने नहीं बोल रहे हैं। पिता बच्चे को शहद चटाता है और आशीर्वाद देता है। इसके बाद में नामकरण। नामकरण समझ रहे होंगे। नाम रखेंगे, किस अक्षर से नाम रखेंगे। आजकल तो सोच लेते हैं कि हाँ इस अक्षर से रखना है। हम लोगों को ना पहले से सोच लेते हैं क्या करना है। इसकी एक बाकायदे प्रक्रिया होती थी, पुरोहित बताते थे वो प्रोसेस पूरी। अब मॉडर्न एज में सब नहीं फॉलो हो रहा है, ठीक, कोई बात नहीं, चलो स्वतंत्र, जैसा मर्जी हो वैसा करें। वैसे भी ये केवल हिंदू रिलीजन में होता है, बाकी नामकरण का प्रोसेस नामकरण कर लेते हैं। संस्कार नहीं है वो। आज के समय में अदर रिलीजन में वो संस्कार नहीं है, लेकिन प्रोसेस होता है। नाम रखने की परंपरा हर रिलीजन में है, हर जगह में है, चाहे वो आदिवासी हो चाहे वो गैर आदिवासी हो। उनके अब विकास हो गया, इतने नामकरण की प्रक्रिया सब में होती है। नाम रखते हैं, कुछ लोग पहले ही रख लेते हैं, जन्म के पहले, कुछ लोग जन्म के बाद, कुछ लोग तो कई सालों बाद नाम रखते हैं। घर में बुलाया करते हैं, चिंटू, मिंटू, गोलू, दीपू, ऐसे ही नाम बुलाया करते हैं। बच्चे हो गए तो प्रिंसी, टिंकी, ये नाम रख देते हैं। ये हो गया नामकरण। इसके बाद में जो 6वें नंबर पे आता है निष्क्रमण। निष्क्रमण निकासन। बच्चा जब हुआ, निकलना, निष्क्रमण, निकासन। आम तौर पे जिसका जो अवधि में शब्द इस्तेमाल होता है निकासन, वो निष्क्रमण लिखा हुआ है, वो प्रक्रिया होती है। इसमें क्या होता है? बच्चा, देखो, अधिकतम संभावना ये होती है कि बच्चा या तो मायके में होगा, लड़की के मायके में होगा, या लड़की के ससुराल में होगा, माता के मायके में या माता के ससुराल में।
अगर ससुराल में हो रहा है तो पिता करवाएगा, अगर वो मायके में हो रहा है तो पिता नहीं है तो मामा कराएगा। तो यहाँ पे दोनों लॉजिक, दोनों का जिक्र मिलता है, या तो मामा कराता है या तो पिता कराता है। अब वो अधिकतर मायके में ही चली जाती हैं औरतें, क्योंकि उनका अच्छा पालन पोषण हो जाता है, देख रेख हो जाती है, तो मामा ही करवा देते हैं, मेरा भांजा है, मेरी भांजी है, ये सब। अन्नप्राशन, अन्नप्राशन में जानते हैं क्या, अन्न का दाना या अन्न खिलाना शुरू करते हैं, अन्नप्राशन हो गया, जानते हैं। मुंडन सब लोग समझ रहे हैं, मुंडन संस्कार होता है, नाई को बुलाते हैं और बालों का कायदे से विकास हो जाए, क्योंकि एक स्टेज तक इसकी भी उम्र निर्धारित है, 9 महीने 7 महीने या अगले साल में करना होता है। तो उसमें क्या करते हैं, मुंडन करते हैं। तो मुंडन करने में क्या होता है, मुंडन करने का उद्देश्य ये था कि जो बाल शुरुआत में आते हैं वो बाल अच्छे से नहीं आ पाते हैं, तो उनको साफ करके वो फिर से करेंगे तो अच्छा विकास होता है, बालों का विकास होता है अच्छा। इसके पहले क्यों नहीं रखा, इसके पहले इसलिए नहीं रखा कि उस समय तक बच्चे की त्वचा इतनी नाजुक होती है कि मुंडन करना सही नहीं होता है बहुत कम एज में, इसलिए एक इसका बाकायदा टाइम बनाया गया है। और इनका ये मतलब होता है, बहुत चीज़ें साइंटिफिक पैमाने पर फिट बैठती हैं, और जो फिट नहीं बैठती हैं कुछ लोग उसको ज़बरदस्ती फिट बैठा देते हैं कि हाँ ये ऐसा ही है। तो अपना अपना लॉजिक है, उसको समझ के इस्तेमाल करिए, जो ज़रूरत का है इस्तेमाल करिए, जब सख्त ज़रूरत का लग रहा है तो सब इस्तेमाल करिए, सबका पालन करिए, नहीं ज़रूरत का लग रहा है तो यू आर फ्री। कर्णभेदन, कर्णभेदन का भी प्रोसेस है, समाज में होता है, हिंदू रिलीजन में हो रहा है, अभी भी हो रहा है। कर्णभेदन, कानों को छेदा जाता है, ये एक बुद्धि का परिचायक है, यहाँ से बुद्धि का विकास होता है। विद्यारंभ, अब बच्चा है, बड़ा हो रहा है, अब इसको विद्या की जानकारी दिया जाना चाहिए। विद्या क्या होती है, विद्या का मतलब क्या होता है, विद्या के लिए कहा गया सा विद्या या विमुक्तये, सा विद्या या विमुक्तये। सा विद्या मतलब विद्या वह है जो मुक्ति प्रदान करती है, और हिंदू रिलीजन में मुक्ति का मतलब मोक्ष से होता है। तो विद्या क्या है, विद्या का प्रारंभ कर देते हैं। विद्या मतलब सा विद्या या विमुक्त है, उस ऑप्टिमम कंडीशन तक पहुंचना। और कुछ लोग इसको परम ज्ञान से मानते हैं, उसकी चर्चा हम नास्तिक संप्रदायों के उदय में चैप्टर में वहाँ पे करेंगे, मोक्ष के बारे में चर्चा, सल्वेशन के बारे में, तो वहीं पे देखेंगे। अलग अभी के लिए हिंदू रिलीजन का जो मानना है, उसका मानना यही है कि मुक्ति को पा जाना विद्या है, जो दिला दे व्यक्ति मोक्ष। उपनयन संस्कार होता है जो जनेऊ धारण करते हैं। ये माना जाता है कि उपनयन के बाद में किसी भी व्यक्ति का, किसी भी इंसान का दूसरा जन्म हो जाता है। जिन लोगों का उपनयन हो जाता है उनको द्विज कहा जाता है। वैदिक काल में या वैदिक काल के बाद में उपनयन की जो परंपरा थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के पास थी, शूद्र के पास में नहीं थी परंपरा, संस्कार ये नहीं था उनको। तो ब्राह्मण को द्विज कहा जाता है, क्षत्रिय को द्विज कहा जाता है, वैश्य को द्विज कहा जाता है, शूद्र को द्विज नहीं कहा जाता। क्यों? क्योंकि वह उपनयन संस्कार नहीं करता था, जनेऊ धारण नहीं करता था। इस वजह से कुछ लोग इसका भी अपवाद निकालते हैं, ठीक है, उनकी चर्चा जो अभी इतिहास का पार्ट है वो देखते हैं। आगे हम बातचीत करते हैं वेदारंभ। अब इतने संस्कार हो गए हैं तो अब ये माना गया कि हाँ बच्चा इस तरह का इस्टेब्लिश हो गया है कि अब वेदों को समझ सकता है, उसकी समझ विकसित हो गई है। तो वेदों को समझने के लिए या ये करने के लिए शुरुआत वास्तविक शिक्षा यहीं से मानी थी, वेदारंभ से ही, उस टाइम के सिलसिले में। तो उस समय जो ये ज्ञान है, ज्ञान मिलने की जो परंपरा है, ब्राह्मण में थी, क्षत्रिय में थी, वैश्य में थी। ब्राह्मण में, क्षत्रिय में और वैश्य में थी। महिलाओं को ये परंपरा में शामिल नहीं किया गया था, शूद्रों को इस परंपरा में शामिल नहीं किया गया था। ब्राह्मण का बच्चा
8 साल से शुरू कर देता था, क्षत्रिय का 11 साल से, वैश्य का 12 साल से। शूद्र महिलाएं वंचित थीं। बातचीत आगे करते हैं। वेदारंभ हो गया। समावर्तन, वेदों को पढ़ने के लिए गए, कहाँ गए? गुरुकुल गए, आश्रम गए गुरु जी के। वेदारंभ यहाँ से घर से निकल जाते थे उपनयन के बाद में स्टडी करने के लिए, और स्टडी करने के लिए निकल जाते थे। कहाँ पे? आश्रम व्यवस्था होती थी, क्योंकि उस समय तक शिक्षण संस्थाओं का विकास संस्थानिक रूप में नहीं हो पाया था। वो संस्थान क्या होते थे? कुटिया होती थी, जंगल होते थे, आश्रम होते थे, वहाँ पर शांत एकांत में स्टडी करते थे। उस समय के संदर्भ में जिस तरह के ज्ञान की आवश्यकता थी, जितने ज्ञानों की खोज हो चुकी थी, मंथन हुआ था, उनके आधार पर उस समय के समाज के उपयोगी जो थी शिक्षाएं, उनको देने के लिए गुरुकुल व्यवस्था हुआ करती थी, आश्रम व्यवस्था थी। आश्रम व्यवस्था में छात्र जाते थे या बच्चे जाते थे या लोग जाते थे, पढ़ते थे। और अच्छा, वहाँ पर कैसे होगा मैनेजमेंट? कैसे होगा? वहाँ का फीस शुल्क वगैरह थी नहीं, कुछ तो शुल्क वगैरह नहीं थी, तो गुरुजी खाएंगे क्या? पढ़ाते रहेंगे, दिन भर पढ़ाते रहेंगे, पढ़ाते ही रहेंगे, लाइक भी नहीं मिलेगा, शेयर भी नहीं मिलेगा, करेंगे क्या गुरुजी? गुरुजी क्या करेंगे? गुरुजी ऐसे चिल्लाते रहेंगे। तो गुरुजी का खाने का प्रबंध, गुरुजी का उस आश्रम का मैनेजमेंट जो होता था, वो छात्र जाते थे भिक्षा के लिए, भिक्षा के लिए जाते थे, लेके आते थे, छात्र मैनेज करते थे उन वस्तुओं को, कि शुल्क था नहीं। आप लोगों का भी शुल्क नहीं है, आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। देखते हैं यहाँ पे, तो वो भिक्षा करने के लिए जाते थे। अब भिक्षा का उद्देश्य उस टाइम तक कतई कलेक्शन ऑफ वेल्थ नहीं था। कलेक्शन ऑफ वेल्थ मतलब संग्रहण के लिए, भौतिक वस्तुओं के संग्रहण के लिए, इकट्ठा करने के लिए धन अर्जित कर लिया, कमा मांग मांग के इकट्ठा कर लिया, कुछ महल बनवा लिया, वो काम नहीं था। जीवन यापन भर का और शिक्षार्जन भर का जितना भी उपयोगी था वो काम होता था। वो समाज में जाते थे, शिक्षा के लिए मांगते थे, करते थे, गुरु जी के लिए भी प्रबंध करते थे। विवाह, शिक्षा लिए और शिक्षा होने के बाद में वापस आ गए। कहाँ से? गुरु जी के यहाँ से वापस आ गए। शिक्षा के बाद में फिर से घर वापस आने को, या शिक्षा पूरी करके वापस आने की जो प्रक्रिया थी, उसको समावर्तन कहते थे। ये हो गया। अब ये 25 साल के हो गए, 25 साल के हो गए, 25 साल के हो गए, तो ये मान लिया गया कि इनका जो बाल्यावस्था है, बाल आश्रम या शुरुआती 25 साल का जो दौर था, जो टाइम था, वो बीत चुका है। तो अब क्या करेंगे? समाज में अपनी तरह की दूसरी संरचनाओं के लिए क्या किया? विवाह की एक संस्था तो नहीं लिखेंगे, लेकिन एक परंपरा कह देंगे, एक संस्कार कह देंगे। उस समय तक विवाह भी संस्थागत नहीं था, हालांकि विवाह को संस्था ही माना जाता है। तो विवाह का प्रबंध किया गया। विवाह, अभी बातचीत करते हैं विवाह कितने तरीके के। इसके बाद अब विवाह हो गया 25 साल में। ये कहा गया कि 25 साल से लेकर के 50 साल तक के आप गृहस्थ आश्रम में रहेंगे। एक गृहस्थ के तौर पे घर गृहस्थी वाले व्यक्ति के तरीके से काम करेंगे, ख्याल रखेंगे, किसका ख्याल रखेंगे? अपने बच्चों का ख्याल रखेंगे, अपनी पत्नी का ख्याल रखेंगे, अपने घर परिवार में और जितने भी लोग आते हैं उनका ख्याल रखेंगे। तो विवाह की ये परंपरा, विवाह के बाद में जो टाइम होता है 50 साल तक है, वो रखा गया। कौन सा? गृहस्थ का टाइम रखा गया विवाह के बाद में। जैसे 50 साल पूरा हो गया तो ये मान लिया गया कि वो आदमी को, क्योंकि संस्थाओं का विकास नहीं हुआ था, संस्थाओं का विकास नहीं हुआ था, तो ये तो तय है कि जो आदमी समाज में 50 साल तक रहा हो, 25 साल अपने विवाह के पहले के, 25 साल विवाह के बाद में रहा हो, उस आदमी के पास में तजुर्बा हो गया होगा, सबसे मिला, ज्ञान इकट्ठा किया, कलेक्ट किया। तब ज्ञान कलेक्ट तो कर लिया, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है लोगों के पास ज्ञान रहता है, उन्हें मालूम नहीं रहता कि हम ये कर पाएंगे, नहीं, हिम्मत नहीं होती है काम करने के लिए। बिल्कुल वैसा ही है जैसे जामवंत कहते हैं हनुमान से, काचुक साध रहा बलवाना, जब समुद्र पार करके जाना था।
अब क्या है, ये एक परंपरा डेवलप की गई कि हाँ ज्ञान जितना है तुम्हारे पास में, क्योंकि संस्थाओं का विकास है नहीं, टीचर है नहीं, उपलब्ध नहीं है, शिक्षक प्रीचर होते थे उस समय, टीचर नहीं प्रीचर मतलब उपदेश देने वाले, टीचर तो नहीं कहेंगे, प्रीचर कह देंगे। तो उस समय के जो प्रीचर थे, जो उपदेशक थे, जो संत और गुरु थे, वो क्या कम थे समाज में, तो कम थे। तो मौका दिया गया समाज के हर व्यक्ति को, हर व्यक्ति का मतलब है जिसको शिक्षा पहले से मिल रखी है, शूद्र उसमें, महिलाएं उसमें शामिल नहीं हैं। क्या कहा, तुम ऐसा करो, 50 साल जैसे हो गए, तुम ऐसा किया करो, घर में बहुत दिन हो गया, तुम अब जाया करो उधर, बैठा करो उधर तालाब के किनारे जंगल में, थोड़ा बड़ा दिमाग ठंडा रहेगा तुम्हारा। क्योंकि घर में आदमी बुढ़ापा आने लगता है तो परेशान करने लगता है धीरे धीरे घर वालों को। ठीक, अच्छा। तो ये जाने लगे कहाँ, वन को प्रस्थान करने लगे, वानप्रस्थ हो गया इनका, वन को प्रस्थान करने लगे, नाम इसका देखो वैसे ही है, वानप्रस्थ। अब गए, अब शांत एकांत में जितना जिंदगी भर कमाए हैं, जितना जिंदगी भर अर्जित किए हैं, चाहे वो ज्ञान हो, चाहे वो भौतिक संपत्ति हो, या फिर परोपकार हो, उन सारे ज्ञान को, भौतिक संपत्ति को, जितना भी कुछ उन्होंने कमाया है अब तक के, जाके मंथन करना है। मंथन करना है तो धीरे धीरे इंसान जब मंथन करता है, अपने आप में मंथन करता है, जितनी चीज़ें उसने ऑब्जर्व कर रखी है, मंथन करने के बाद में जो एक नई विधा जन्म लेती है, नया विषय जन्म लेता है, उसको फिलॉसफी कहते हैं, दर्शन। तो हर व्यक्ति का अपना एक दर्शन होता है, तो बोला गया तुम दर्शन अपना विकसित करो और समाज को शिक्षित करने के लिए काम करो। हालांकि बहुत कम लोग इससे निकलते थे, लेकिन फिर भी वो काम करते थे, आगे आने वाली पीढ़ी के लिए मार्गदर्शक के रूप में काम करते थे, उनका ज्ञान काम आता था। बड़े बुजुर्गों का सम्मान इसलिए होता है, इसलिए क्योंकि उनके पास अनुभव होता है, तजुर्बा होता है। वानप्रस्थ हो गया 75 साल। अब उसके बाद के उसके बाद में इंसान लास्ट स्टेज आ गए, वृद्धावस्था आ गई। वृद्धावस्था आ गई तो एक दिन टहलते टहलते या कुछ बीमारी मारे से टपक गए, मर गए। मरने के बाद में जो संस्कार होता है, एक सम्मानजनक तरीके से उसको अंत्येष्टि बोलते हैं। इसमें सम्मानजनक होना चाहिए, अंत्येष्टि तभी मानी जाएगी। सम्मानजनक नहीं है तो अंत्येष्टि नहीं है, वो फिर माना जाता है ऐसा कि सम्मानजनक तरीके से उसको। और ये करने का लॉजिक क्या है कि जैसे कोई व्यक्ति एक्सपायर हो गया है, मर गया है, तो उसको कतई उद्देश्य नहीं है कि 10 लोगों को बुला के पूड़ी खिलाना है या सब्जी खिलाना है या फिर दूसरा कुछ करना है। उसका ये मतलब हुआ है कि जो व्यक्ति एक्सपायर हो गया है या ख़त्म हो गया है या इंतकाल जिसका हो गया है, कम से कम समाज के वो लोग जाने, समाज के लोग जाने कि हाँ ये व्यक्ति थे, अब ये नहीं है। समाज इन सब चीज़ों का साक्षी बनता है, गवाही बनता है हर चीज़ के लिए, ताकि उनकी न रहने की वजह से कोई समस्या ना हो, सबको पता चल जाए क्या क्या होना चाहिए। यही हाल किसमें है, विवाह में भी यही काम है। क्यों लोगों को बुलाया जाता है, इसलिए बुलाया जाता है कि वो गवाही के तौर पर, साक्षी के तौर पर रहते हैं। उस समय लोगों को लगता नहीं है कि मैं अग्नि को साक्षी मान, नहीं, वो जितने लोग रहते हैं वो सारे लोग साक्षी होते हैं, वो सारे लोग सबूत होते हैं, गवाह होते हैं, उसको संस्थागत करते हैं ताकि किसी के साथ में कुछ गलत ना हो। तो ये रहे अपने 16 संस्कार जिनकी हमेशा चर्चा मिलती है। कौन कौन से, कम से कम सीरियल ना याद रहे आपको, 16 ना याद रहे, लेकिन सबके बारे में पता तो होना चाहिए किसमें क्या होता है, किसमें क्या होता है। गर्भाधान में जाइगोटिक फॉर्मेशन होता है, पुंसवन में क्या होता है, भ्रूण रक्षा के लिए बातचीत की जाती है। सीमांतन ने भ्रूण की मानसिक सुरक्षा के लिए, उनके मानसिक विकास के लिए जातकर्म में क्या किया जाता है, सह चटाया जाता है, नामकरण किया जाता है। उसके बाद में उसका निष्क्रमण होता है, पिता या मामा के द्वारा होता है। अन्नप्राशन को चटाया जाता है, खिलाया जाता है, मुंडन किया जाता है, कर्णवेदन विद्यारंभ किया जाता है, उपनयन किया जाता है, शिक्षा के लिए, वेद के लिए आरंभ किया जाता है। समावर्तन, वापस आ गए, शिक्षा ग्रहण करके विवाह हो गया, वानप्रस्थ हो गए, जंगल को प्रस्थान कर गया और बाद में खत्म हो गए, फिर से कहानी फिर शुरू होती है वहीं से जाइगोटिक फॉर्मेशन से। तो ये रहे 16 संस्कार। तो ठीक है, आज के लिए इसमें इतना ही रखते हैं, 16 संस्कार। नेक्स्ट वीडियो में बातचीत करेंगे हम विवाह के प्रकार, किस तरह के 8 प्रकार के विवाह 2 श्रेणियों में बांटे गए हैं। उसके बाद में
दो और तरह के अनुलोम और प्रतिलोम विवाह और किसकी चांडाल की उत्पत्ति देखेंगे कल यानी अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, सलामत रहिए, आप दीप भव। ओके, लाइक शेयर सब्सक्राइब।